हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनके डिफरेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने से पहले आप इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वीडियो को चेक कर लें पहले, तो ही आपको यह डिफरेंस ईजिली अंडरस्टैंड होंगे। तो चलो फर्स्ट ही चेक करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते थे हम? केमिकल चेंज को करते थे। केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे उससे क्या होता था? केमिकल चेंज। और वो केमिकल चेंज कैसा था? इस रिएक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस था। अगर इसको आपने फर्स्ट पॉइंट में ही ऐड करना है, फर्स्ट पॉइंट में ऐड कर दो कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस टेक प्लेस बाय पैसेज ऑफ करंट। अगर आपने इसको नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करना है तो नेक्स्ट में लिख दो कि केमिकल रिएक्शन क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का? केमिकल रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। सिंपली जो अपने से नहीं होंगे उनको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट इसमें क्या था? अब पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। ये खुद एक बैटरी है, वो क्या प्रोड्यूस करके देगा? करंट। तो बेसिकली इसमें क्या होंगे? अंदर केमिकल्स होंगे जिसमें क्या होगा? केमिकल चेंज होगी, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, जा बोल दो करंट, स्पॉन्टेनियसली अपने आप प्रोड्यूस करेंगे केमिकल रिएक्शन को करके। तो इसको हमने प्रीवियसली बहुत बार चेक कर लिया। सेकंड पॉइंट, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बैटरी का नेगेटिव किससे अटैच करते थे? कैथोड। तो कैथोड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो सिंपली वहाँ पे चेक किया था, कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? उल्टा होगा, रिवर्स होगा। कैथोड इज पॉजिटिव, एनोड इज नेगेटिव। इसको कैसे लर्न किया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन लूज। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एनोड पे आएंगे, बाद में वायर की हेल्प से कैथोड की तरफ मूव करते थे। इसको पहले स्टडी कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी स्टडी कर लिया कि एनोड पे नेगेटिव था। अगर एनोड पे नेगेटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन तो कैथोड पे बोल दिया था पॉजिटिव। तो ये सेकंड डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें सिर्फ एक कंटेनर होता है, तो उसके लिए आपको कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सॉल्ट ब्रिज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें दो कंटेनर थे, सेपरेट कंटेनर, उसमें क्या चाहिए आपको? सॉल्ट ब्रिज इज़ रिक्वायर्ड। किसके लिए? उन सेल को न्यूट्रल करने के लिए। वो हमने चलो पहले ही चेक कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग सिंपली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों की दोनों रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन वन कंटेनर। क्योंकि इसमें एक ही कंटेनर होता है, उसी कंटेनर में रिडक्शन होगा, उसी में ऑक्सीडेशन। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंटेनर होते हैं। राइट कंटेनर में क्या होगा? रिडक्शन, लेफ्ट कंटेनर में ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन सेपरेट बीकर, जा बोल दो सेपरेट कंटेनर। तो अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? अगर एक कंटेनर है, उस एक कंटेनर में एक ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, या फिर आप NaCl ऐड कर लो, या कॉपर सल्फेट, या सिल्वर नाइट्रेट, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। इसमें क्या था? जनरली डिफरेंट कंटेनर है, एक साइड सपोज करो कॉपर, एक साइड जिंक, तो इधर होगा जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट, उधर कॉपर सल्फेट का। तो जनरली टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। जनरली क्यों लिखा है? क्योंकि अगर कंसंट्रेशन सेल हुआ जिसमें कैथोड एंड एनोड सेम मटेरियल के होते हैं, तब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट सेम मटेरियल का होगा। सपोज करो इधर भी कॉपर, उधर भी कॉपर, तो इधर भी कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, उधर भी कॉपर सल्फेट। डिफरेंस किस में रखेंगे? कंसंट्रेशन में। ये आपको अब पता है, तो इसलिए जनरली लिख दिया, ऑलवेज नहीं लिखा मैंने। तो नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट में क्या है? बोथ इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड।
अब आपको एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने बता दिया था फैराडे के फर्स्ट लॉ के वीडियो में, उसमें चेक कर लेना इनर्ट और एक्टिव क्या है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत चलो बता देते हैं इनर्ट और एक्टिव क्या है। इनर्ट इलेक्ट्रोड तो पता होगा, कैथोड और एनोड को बोलेंगे। इनर्ट उसे बोलेंगे जिसका कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा खुद का, मतलब खुद भी डिस्ट्रॉय ना होने लग जाए इसकी तरह, जैसे इसमें एनोड डिस्ट्रॉय होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, उसी तरह इनर्ट इलेक्ट्रोड किसे बोलेंगे जो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन या खुद का रिडक्शन ना हो। इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाएं, बेसिकली जो ऑक्सीडाइज हो जाएं उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इसमें बेसिकली आप दोनों यूज़ कर सकते हो। ये हमने चेक कर लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट में, जिस वीडियो में सेकंड लॉ फैराडे का सेकंड लॉ कवर किया, उसमें बाद में इसको चेक कर लिया था कहाँ पे इनर्ट यूज़ किया था, कहाँ पे एक्टिव। इनर्ट को सपोज कर लेते थे हम प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट। एक्टिव में आपको एक एग्जांपल करवाया था कॉपर का, तो वहाँ पे चेक कर लेना कैसे। बट यहाँ पे क्या पॉइंट याद करो कि इनर्ट और एक्टिव दोनों यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ क्या करोगे, ऑलवेज एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे। सपोज करो अगर आपने यहाँ पे इनर्ट यूज़ कर लिया तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हुए एनोड पे तो कैथोड पे कैसे जाएंगे। अगर आपने इनर्ट यूज़ कर लिया तो इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता इनर्ट इलेक्ट्रोड अपना। तो इसमें क्या करोगे, ऑलवेज एक्टिव इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है उसी को ही यूज़ करेंगे। तो अब सेवंथ में क्या है, इलेक्ट्रोड टेकन में बी ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिसमें एक कंटेनर होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड सेम मटेरियल के भी रख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल फर्स्ट भी प्लेटिनम का, दूसरा भी प्लेटिनम, या फर्स्ट ग्रेफाइट सेकंड भी ग्रेफाइट। आप डिफरेंट भी रख सकते हो अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस करना है तो डिफरेंट भी रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर मोस्टली बोल देंगे या जनरली बोल देंगे। जनरली लगा देते हैं इसके आगे या मोस्टली। ये भी बताऊंगा आपको मोस्टली और जनरली क्यों बोल रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मोस्टली जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड्स टेकन इन डिफरेंट कंटेनर। दो कंटेनर होते हैं, तो डिफरेंट कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करोगे आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मोस्टली क्या होते हैं, डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। सपोज करो एनोड जिंक का है, कैथोड कॉपर का, तो एनोड किसका होगा, जिंक का, कैथोड कॉपर मेटल का होगा, तो डिफरेंट मटेरियल हो गया। मोस्टली क्यों लिखा है, क्योंकि अगर फिर से इस पॉइंट जैसा कंसंट्रेशन सेल आ गया तो उसमें कैथोड एनोड सेम मटेरियल के होते हैं, तो इसलिए मोस्टली या जनरली वर्ड यूज़ करोगे आप। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन सेल हुआ तो डिफरेंट मटेरियल नहीं होगा, सेम मटेरियल होगा, अदरवाइज डिफरेंट होगा। अब चेक करते हैं लास्ट पॉइंट फर्स्टली इसका चेक करते हैं। इसमें सभी को पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड लूज करता था वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे मूव करते थे। तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब आप इसको अपनी कॉपी पे राइट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब इसको चेक करते हैं हम। इसके लिए मैं कर रहा हूँ इनको इरेज, और यहाँ पे इसका सेल फॉर्म करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो इसमें चलो रफ डायग्राम, यहाँ पे एनोड, यहाँ पे कैथोड, क्योंकि ये तो अब सभी को पता है आर पे राइट आर पे रिडक्शन। तो बैटरी का नेगेटिव कैथोड को, पॉजिटिव एनोड को, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ था। चलो अब हमको उसको नहीं डिस्कस करना। अब तो लास्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल बैटरी। जो एक्सटर्नल बाहर से बैटरी अप्लाई करते हो वो सप्लाई करता है, कैसे,
नेगेटिव का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसकी तरफ आए? तो बोल दोगे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए बैटरी ने, तो एंटर कहाँ से किए? कैथोड से। तो बाद में क्या होता है? ये ऐसे चलते हैं, क्योंकि एनोड पे जाके क्या करता है? एनोड पे जाके सपोज करो इसमें है NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नेगेटिव जाता था इस पॉजिटिव के पास, तो एनोड पे जाके लूज करता था। जब लूज करता था तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर आते थे? एनोड से। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा, इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी स्टार्टिंग में सबसे पहले यह सप्लाई करता है, फिर बाद में क्या होने लगता है? जे गेन करता रहता है या लूज करता रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो क्या बोल देंगे उसके लिए? इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल बैटरी एंड एंटर थ्रू कैथोड। कैथोड के थ्रू एंटर होते हैं एंड कम्स आउट थ्रू एनोड, एनोड के थ्रू बाहर आते हैं। तो सिंपल सा ये पॉइंट था इसमें कि एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई करेगा स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन को, बाद में प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस को किया कंप्लीट। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज, उसको चेक करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज कितने टाइप के हैं। तो कमर्शियल बैटरीज हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल बोल दो, नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल या फिर सेकेंडरी बैटरी। बेसिकली सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? जनरली जब हम 2 और मोर सेल को कनेक्ट कर देते हैं उनको क्या बोल देंगे? बैटरी बोल देंगे। अब हम स्टडी करेंगे कमर्शियल सेल एंड बैटरीज। तो कमर्शियल सेल एंड बैटरीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरीज भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरी। बेसिकली सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल और बैटरी, तो जब हम बेसिकली 2 और मोर सेल्स को कनेक्ट कर देंगे तब उनको क्या बोल देंगे? बैटरीज बोल देंगे। अगर सिंपल सिंगल यूनिट है, सिंगल सेल है, उसको सेल बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेल को अटैच कर दिया तब फॉर्मेशन हो जाएगा बैटरी का। तो अब चेक करते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, या सिंपल प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन पूरे इस सेल के लाइफ टाइम में रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार होगा और उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो बोल देंगे नॉट रिवर्सिबल। तो सिंपल सा इसका रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार होगा पूरे लाइफ टाइम में। उस रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस सेकेंडरी सेल में क्या है? इस सेकेंडरी सेल का जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इस सेल का जो रिडॉक्स रिएक्शन है रिवर्सिबल है। आप रिवर्स कैसे करोगे? इसे सिंपली रिवर्स करोगे बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली करंट अप्लाई करके इसके रिडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो। जब इसके रिडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, वो किसका रिएक्शन है? इसके चार्जिंग प्रोसेस का रिएक्शन है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा के उसके रिडॉक्स रिएक्शन को रिवर्स करोगे तब क्या होगा? जो सेकेंडरी सेल चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग के कारण इसी सेकेंडरी सेल को क्या बोलते हैं? स्टोरेज सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये क्या हो जाते हैं? चार्ज होने लगते हैं, फिर से एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोरेज सेल भी बोलते हैं इस सेकेंडरी सेल को। तो ये क्या है? बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो नॉट चार्जेबल। तो इनको आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो पूरे लाइफ टाइम में।
तो अब चेक करते हैं हम प्राइमरी सेल के कुछ एग्जाम्पल को, बाद में सेकेंडरी को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इस वीडियो में प्राइमरी सेल को डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी सेल का फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ड्राई सेल, ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल और लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल, फर्स्टली इसको डिस्कस करते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये प्राइमरी सेल है, नॉट चार्जेबल है, सिर्फ एक टाइम ही यूज़ कर सकते हैं इसे। अब चेक करते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसमें इस कंटेनर का जो बॉडी होता है वो फॉर्म होता है जिंक का, जिंक मेटल का, और एक्ट करता है एज अ एनोड। और इसके सेंटर में होता है एक इलेक्ट्रोड जो काम करेगा एज अ कैथोड। जो कैथोड किस मटेरियल से फॉर्म हुआ होगा? ग्रेफाइट का कैथोड है। सिंपली आप कार्बन बोल सकते हो, कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ऐड किया होगा? इसमें यहाँ पे ऐड किया हुआ है मैग्नीज ऑक्साइड, उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपकी इच्छा है डॉट लगा दो, क्रॉस लगा दो, डैश लगा दो, जो भी लगा शो करने के लिए लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ पे होगा मैग्नीज ऑक्साइड प्लस थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बन, उसको कार्बन ब्लैक भी बोल सकते हो क्योंकि कार्बन ब्लैक ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या ऐड किया होगा? तो यहाँ पे बेसिकली ऐड किया है यहाँ पे ऐड किया है अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2 का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया इस पूरे सेल में क्या है। कंटेनर किस मेटल का फॉर्म हुआ है? कंटेनर है एनोड का। सेंटर में कैथोड एक्ट करेगा एज अ कैथोड, किसका है? ग्रेफाइट का। फिर इसमें पेस्ट किसका है? मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन। और यहाँ पे क्या प्लेस किया? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब एक एक मटेरियल का फंक्शन यहाँ पे चेक करते हैं हम। तो फर्स्टली हमने जो लर्न कर लिया है बहुत बार कि एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड कौन है? हमारा कंटेनर जिंक का। अब जिंक सभी को पता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो स्टार्टिंग में जिंक क्या था? एक सॉलिड कंटेनर था। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग सभी को पता है कि अब ये डिस्ट्रॉय होगा कंटेनर। जब डिस्ट्रॉय होगा इसका कंटेनर, जब यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय होने के कारण ही ये कारण बनता है फॉर लीकिंग ऑफ सेल, फॉर लीकेज। कभी कभार ये सेल लीक कर जाते हैं तो इसका मेन कारण यही है। बट इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर एक स्टील या फिर आयरन का शीट का कवरिंग किया होता है कि लीकेज ना हो। तो इस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर अभी के टाइम आयरन या फिर स्टील का शीट का कवरिंग होता है। तो अब चेक करते हैं। चलो एनोड, एनोड तो हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बारी है कैथोड की। एट कैथोड, तो कैथोड पे हमको पता है रिडक्शन। अब बस इसमें लर्न करने का पॉइंट यहाँ पे है कि आपको लर्न करना है कि रिडक्शन किसका होगा। फर्स्टली चेक कर लो कि पूरा कंटेनर हमारा जिंक का है। चलो इसे कंप्लीट फॉर्म कर देते हैं। अब तो ये पूरा कंटेनर जिंक का है। कहीं से भी जिंक कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चेक कर लो
पूरे का पूरा कंटेनर किससे अटैच है, इस कैथोड से। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, सपोज करो यहाँ से हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, कैथोड। जब कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन चले गए, उसको कौन गेन करेगा, जो कैथोड के आसपास होगा। अब कैथोड के आसपास कौन है, हमारा मैग्नीज ऑक्साइड। तो हमको पता चल गया कि रिडक्शन किसका होगा, जो कैथोड के आसपास है। तो मैग्नीज ऑक्साइड इसका होगा रिडक्शन। अब थोड़ा सा लर्न करना है इसमें, क्या क्या लर्न करना है हमको, कि यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे क्या ऐड किया है, एक जिंक क्लोराइड, एक अमोनियम क्लोराइड। अब इसका पेस्ट है, ये मॉइस्ट पेस्ट है, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट में इसमें वाटर डिज़ोल्व करके पेस्ट अमाउंट में इसको फॉर्म कर लिया। अगर वाटर है तो ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो हमको क्या करना है, इस अमोनियम क्लोराइड का ये अमोनियम आयन यूज़ करना है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अमोनियम आयन, अब बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो मैग्नीज का, वो आपने इजीली लर्न कर लिया होगा +1 में भी कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करो यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे हो जाएगा टोटल -4, -4 को 0 करने के लिए +4। अब आपको लर्न क्या करना है, आपको ये लर्न करना है कि ये मैग्नीज सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे रह जाएगा +3। अगर +3 रह गया, अब चेक करो, 2 ऑक्सीजन थे, सिंपल 2 ऑक्साइड थे। अब चेक कर लो, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया, +4 से रह जाएगा +3। अब दोनों ऑक्साइड अटैच नहीं कर सकता, अब क्या करेगा, इस NH4 पॉजिटिव में से एक H पॉजिटिव गेन करेगा। अब चेक करो, जब ये अपने से H पॉजिटिव रिमूव कर देगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, NH3। चेक कर लो, NH3 अलग लिख दिया, H पॉजिटिव अलग लिख दिया। अब H एंड एक O को कंबाइन कर दो, तो ये हमारे पास फॉर्म होगा OH। OH पे क्या होता है, नेगेटिव। अगर नहीं पता यहाँ से चेक कर लो, -2 + 1, -2 और +1 कितना पेंडिंग बचेगा, OH नेगेटिव। तो सिंपली इससे हमने फॉर्म कर लिया OH नेगेटिव, -1 और ये क्या है, -2। अब चेक कर लो, -2 -1 टोटल हो गया -3। तो अब क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे पहले, फिर बाद में इसको अटैच कर देंगे। अब चेक कर लो, -2 -1 टोटल -3 था, -3 अब +3 को क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो इस तरह से हमने याद करना है कि सिर्फ पहले तो लर्न करो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 को गेन मत करवा देना। अगर एक गेन करेगा, +3 रहेगा, उस +3 को न्यूट्रल कैसे करना है ये आपको बता दिया। एक H पॉजिटिव दे देना बस, इन 2 ऑक्सीजन में से किसी एक ऑक्सीजन को फॉर्म करेगा OH नेगेटिव, OH लिख दोगे, साथ में O लिख दोगे। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या पेंडिंग बचा। चेक कर लो, ये जो इरेज कर रहा हूँ ये तो यूज़ कर लिया, इसमें पेंडिंग क्या बचा, सिर्फ इसमें से NH3। हमारे पास NH3 क्या है, अमोनिया गैस, सिर्फ अमोनिया गैस पेंडिंग बचा। अब चेक कर लो, क्या पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, एक Mn 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, N1H4, तो N1 और H4 है, कम्प्लीटली बैलेंस है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन इक्वल करना है। लूज हुए 2, गेन ओनली 1। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन इक्वल होता है, तो इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड में, राइट को राइट साइड में। जो भी स्पीशीज सेम हुआ उसको कैंसिल करेंगे। तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
अब ऐड करके चेक करते हैं क्या इक्वेशन फॉर्म हुआ। जिंक सॉलिड, फिर हमारा आएगा 2 मैग्नीज ऑक्साइड, उसके बाद 2 अमोनियम आयन, उसके बाद हमारे जिंक आयन, फिर बाद में आएगा हमारा ये MnOOH, बाद में अमोनिया गैस। अब चेक कर लो, ये हो गया इसका रिडॉक्स रिएक्शन, नेट रिएक्शन हो गया हमारे इस ड्राई सेल का। अब चेक करो इस नेट रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। इस सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा एक अमोनिया गैस। अगर अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा, अब गैस हमको सबको पता है कि क्या करेगा, गैस स्प्रेड होता है तो इसके अंदर क्या क्रिएट होगा, प्रेशर के कारण ये सेल हमारा बस्ट हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या ऐड किया होगा, चेक कर लो। जो हमने नहीं यूज़ किया उसका पर्पज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चेक करो, ग्रेफाइट का कैथोड यूज़ कर लिया, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं से भी लूज़ होंगे यहाँ पे पहुँच जाएंगे क्योंकि इससे अटैच हैं। तो ग्रेफाइट का तो यूज़ कर लिया इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे सप्लाई करने के लिए, और जिंक खुद एज अ नोड एक्ट कर रहा था, लूज़ कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन। फिर मैग्नीज ऑक्साइड को यूज़ कर लिया, अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम यूज़ कर लिया, पेंडिंग बचा हमारे पास जिंक का क्लोराइड। तो इसका वर्क क्या है, इस गैस को किसी सॉलिड में कन्वर्ट करना, क्योंकि जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी फिर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी तो सेल बस्ट होने से बच जाएगा। तो अब चेक करते हैं रोल ऑफ जिंक क्लोराइड। तो इसको यहाँ ऊपर चेक करते हैं, एक बार रिएक्शन को नोट कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। तो रोल ऑफ जिंक क्लोराइड, तो अब जिंक क्लोराइड का क्या फंक्शन है, बेसिकली इस अमोनिया को यहाँ से रिमूव करना। कितने अमोनिया है, 2। तो इसके लिए लर्न कर लो कि अब जिंक क्लोराइड क्या करेगा, इस अमोनिया गैस के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इसको 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चेक करेंगे। बस एक बार इतना लर्न कर लो कि जिंक से क्लोराइड एंड दोनों के दोनों अमोनिया अटैच हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा फिलहाल उसको बोल दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाद में 9th चैप्टर में डिटेल डिस्कस करेंगे इसका। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये साइन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। तो ये कंपाउंड क्या है, बेसिकली हमारा सॉलिड कंपाउंड है। अब अमोनिया गैस को एक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, अब उसका कोई प्रेशर नहीं होगा तो सिंपली हमारे इस सेल का बस्ट होने से बचाव हो जाएगा। अब चेक करते हैं फर्दर इसके यूज़, इस सेल के क्या क्या यूज़ हैं। यूज़ से पहले आप लर्न कर लो इसका वोल्टेज कितना होता है। तो इसका वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 से लेके 1.5 वोल्ट तक होता है। अब यूज़ चेक करते हैं, तो इसका यूज़ होता है क्लॉक में। क्लॉक में जो हम सेल यूज़ करते हैं वो यही सेल है हमारा ड्राई सेल। तो इसका कभी कभी आपने चेक भी किया होगा लीकेज को, और लीकेज का कारण आपको बता दिया कि कंटेनर जो जिंक का कंटेनर है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसके कारण कभी कभी लीकेज हो जाता है। बट फिर भी इसको प्रिवेंट करने के लिए, काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने के लिए वो शीट, आयरन शीट या फिर स्टील का शीट काम आता है। तो और कहाँ यूज़ करेंगे, टॉयज़ बोल सकते हो आप। आपको जहाँ जहाँ भी इस क्लॉक के सेल को, रिमोट वगैरह जहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप इसके यूज़ में लिख सकते हो। एक एक्स्ट्रा याद कर लो, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में भी इसका यूज़ करते हैं हम ड्राई सेल का। तो इन्हें यूज़ को लर्न कर लो, वोल्टेज को लर्न कर लो। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट हमारे सेल पे।
नेक्स्ट सेल पे मूव करने से पहले यहाँ चेक करो इसकी नेट रिएक्शन में क्या है, आयंस हैं, जिंक आयन, अमोनियम आयन। अगर आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज होगा, आयन के कंसंट्रेशन के चेंज होने के कारण इसका वोल्टेज भी चेंज होगा। इसी के कारण रेंज लिखा है यहाँ पे 1.2 से लेके 1.5 तक मैक्सिमम हो सकता है। उसका मेन कारण यह कंसंट्रेशन है। जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा वैसे ही वोल्टेज में चेंज आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट सेकंड हमारा प्राइमरी सेल। फर्स्ट प्राइमरी सेल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मूव करते हैं सेकंड प्राइमरी सेल को। अब नेक्स्ट हमारा प्राइमरी सेल है मरकरी सेल। मरकरी सेल। अब मरकरी सेल को चेक करते हैं इसमें कौन सा कंटेनर है। तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है इस ड्राई सेल जैसे। तो सिमिलैरिटीज़ को चेक कर लेना क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फर्स्टली कंटेनर किसका है, जिंक का, और काम करेगा एज अ एनोड। अब एज अ एनोड पता है आपको इसका ऑक्सीडेशन होगा। और क्या इसमें ये फिर से ग्रेफाइट का, कार्बन का बोल दो, ग्रेफाइट का बोल दो, कैसे काम करेगा, किसका काम करेगा, कैथोड का। अब इलेक्ट्रोलाइट किसका ऐड किया है उसको लर्न करो। इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है हमने मरकरी ऑक्साइड प्लस एक बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो मरकरी ऑक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब मरकरी है तो इसी के कारण इसका नेम है मरकरी सेल। तो अब इसकी रिडॉक्स रिएक्शन को चेक करते हैं। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है एज कंपेरेटिव टू ड्राई सेल। तो रिएक्शन को अच्छे से लर्न करना, चेक करना क्या डिफरेंस है रिएक्शन में। तो एट एनोड, चलो एट एनोड इतना तो हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा, जो एनोड का काम कर रहा है, जिंक। तो अब ये भी हमको बेसिकली पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2, तो +2 आ जाएगा और लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज। तो ड्राई सेल में ऐसा रिएक्शन लिखा था। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इसका अब हम OH नेगेटिव यूज़ करेंगे इस फर्स्ट रिएक्शन में। चेक करो OH नेगेटिव। अब O और H को अगर सेपरेट कर दें तो हमको पता है O क्या है, वैसे भी इसका नाम हाइड्रो ऑक्साइड तो बता रहा है ऑक्साइड। ऑक्साइड किसे बोलते हैं जब O पे 2 नेगेटिव होता है। H तो मोस्टली +1 शो करता है। कंबाइन करके देख लो, 2 नेगेटिव +1 क्या रह जाएगा, -1। और OH तो दिख ही रहे हैं आपको। तो सिंपल सा इसको लर्न करना है, ऐसे ब्रेक करेंगे। अब चेक करो, जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक पे आएगा +2। अब +2 अटैच कर लेगा -2 को, तो हो जाएगा +2 और -2 न्यूट्रल। और साथ में क्या लिख देंगे, जिंक हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन साइड में लिख दिया जो जिंक ने लूज किए थे। अब इस H पॉजिटिव को लिख देंगे हम। तो यह सिंपल सा रिएक्शन आपको लर्न करना है। एट एनोड इस टाइप का रिएक्शन होगा। अब चेक करते हैं हम एट कैथोड। तो अब कैथोड पे, एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने पे यहाँ पे आएगा 2। तो थोड़ा बहुत पहले से लर्न कर लो। अब चेक कर लो, अगर 2 आएगा, एक को तो ऐसे यूज़ कर लिया हमने, अब दूसरा बच गया पेंडिंग। अब एक का O तो यहाँ जिंक पे ऐड कर दिया, H पॉजिटिव बचा था वो लिख दिया।
अब क्या करो, जो दूसरा पेंडिंग OH नेगेटिव बचा उसको कंबाइन कर दो। जब कंबाइन करेंगे H2O वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये थोड़ा बहुत लर्न कर लेना आप। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट हमारे एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा चेक कर लो। ये तो अब हमको पता है कि पूरा कंटेनर इस कैथोड से अटैच है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये हमारा मरकरी ऑक्साइड ये करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा चेक कर लो। मरकरी पे कितना चार्ज है आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, तो मरकरी पे क्या होगा +2। अब कितने गेन करेगा, सिंपली +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हो जाएगा न्यूट्रल। अब सभी को पता होगा मरकरी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, तो लिक्विड लिख देना। तो अब चेक करो, इसका तो लिख दिया, इसको न्यूट्रल करके। अगर इसको न्यूट्रल कर दिया, इसको कहाँ लिखेंगे, तो इसके लिए क्या करना है हमको, 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन करवा दिए। इसके लिए थोड़ा लर्न करो कि वाटर भी साथ में लिख लो। अगर वाटर को साथ में लिखेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे पता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब एक OH नेगेटिव पहले से है, दूसरा इसका फॉर्म कर देंगे H और O को कंबाइन करके। -2 + 1 क्या रह जाएगा, -1। तो एक OH नेगेटिव दे देंगे, एक सीधा पड़ा है हमारे पास, तो लिख देंगे 2 OH नेगेटिव। तो लर्न कर लो, एट कैथोड रिडक्शन होगा किसका, मरकरी का। 2 गेन करने के बाद याद कर लो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कॉपी किए वैसे ही वाटर कर लो, उसको ब्रेक करो, इसको अटैच कर दो इस ऑक्साइड के O से। तो OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव वाटर का, तो साइड में लिख दिया 2 OH नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन को भी गेन करवा दिया। रिएक्शन को चेक करना है, कर लो कि बैलेंस है, बेसिकली बैलेंस होगा अब ये। अब क्या करेंगे हमको चेक करना है लूज गेन इक्वल, वो क्या पहले से ही इक्वल है। अब सिंपली रिएक्शन को ऐड कर दो, राइट के राइट में, लेफ्ट के लेफ्ट में, जो कॉमन होगा उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल इधर साइड का इधर से नहीं करना, लेफ्ट साइड का राइट से अगर कॉमन है उसको कैंसिल करना है हमें। तो इलेक्ट्रॉन सेम थे, कैंसिल, OH नेगेटिव 2, इधर OH नेगेटिव 2, तो ये कैंसिल। वाटर लेफ्ट में एक वाटर, राइट में भी एक वाटर, तो कैंसिल। चेक कर लो, ये कॉमन है उसको कैंसिल कर दिया। बचा जिंक ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड या मर्क्यूरिक बोल सकते हो आप। जिंक ऑक्साइड फिर मरकरी। अब चेक करो इस नेट रिएक्शन में क्या कोई आयंस हैं, तो इसमें बेसिकली नेट रिएक्शन में कोई आयंस नहीं आए। तो सिंपली जब आयंस का कंसंट्रेशन वेरी करेगा तो वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं इस सेल का। तो ये क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया एज़ कम्पेयर टू ड्राई सेल। इसमें कोई आयंस नहीं, अगर आयन का कंसंट्रेशन वेरी भी करेगा तो वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं। तो इसका वोल्टेज कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि कोई आयन नहीं है इसमें। अब वोल्टेज स्टडी कर लिया, सेल रिएक्शन को स्टडी कर लिया। अब यूज़ को चेक करते हैं। जैसे वो यूज़ हुआ था क्लॉक में, ये किस में यूज़ होगा, वॉच में। वॉच में जो छोटा सा सेल होता है जिसको बटन सेल भी बोल देते हैं कभी कभी, उस बटन सेल को ही बोलते हैं मरकरी सेल। तो एक तो वॉच में यूज़ होता है, दूसरा किस में यूज़ होगा, हियरिंग एड्स। जिस भी पर्सन के कान, जिसको कम सुनाई देता है, कान की मशीन यूज़ करता है, उसमें यूज़ होता है। तो सिंपली बोल दिया हियरिंग एड्स में। और किस में यूज़ हो सकता है, टॉयज़ में यूज़ हो सकता है, वेरियस टॉयज़ में। और आप चेक कर लेना, जहाँ भी ये वॉच का सेल यूज़ होता है आप इसके यूज़ में लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया इस मरकरी सेल को। इन सेल रिएक्शन को अच्छे से लर्न करो,
ये तब रिएक्शन लर्न होगी जब आपको इसके मटेरियल लर्न है। तो फर्स्टली मटेरियल को लर्न कर लो, फिर बाद में अच्छे से लर्न करो कौन एनोड होगा। अगर एनोड पता है तो ऑक्सीडेशन का आइडिया थोड़ा बहुत हो जाएगा कि कैसे करेंगे। फिर कैथोड लर्न करो कि कैथोड के पास कौन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड। तो इस कैथोड की रिएक्शन का आइडिया हो जाएगा। बेसिकली इसको 2-3 बार लर्न करो, अच्छे से आपको याद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।